नमस्कार, मैं सौरभ श्रीवास्तव। आज हमारे बीच में उपस्थित है आईबॉक के ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के नेशनल जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड सौम्या दत्ता। हम आज उनसे जानेंगे कि एआईबीओसी का प्रेजेंट बैंकिंग सिनेरियो में किन मुद्दों पे क्या स्टैंड है। कॉमरेड सौम्या दत्ता, आप बताएं कि मैंडेट इशू पे एआईबीओसी का क्या स्टैंड है। See, on the mandate issue, our stand is absolutely clear. We want full mandate, unconditional mandate from scale 1 to scale 7. That has been the practice so far in the bipartite negotiations. It is very unfortunate that despite 15 banks having given clear mandate, 5 banks till date have not given. And we will not compromise. We will not compromise on this mandate issue. We have made it very clear. We had called for a nationwide strike on 21st of December, and we have created history. On the eve of the strike, there was a negotiation, a video conference with IBA negotiating committee important members, including the present chairman of the IBA wage negotiating committee, where we had again raised this issue. And we were given to understand that if we agree on the performance linked pay, mandate will be considered. तो हमने साफ इनकार कर दिया. We have stated clearly that mandate is totally unconditional होना चाहिए, and we will not compromise on that. Whatever IBA is saying about rest of the issues, that can be discussed only when this mandate issue is resolved once for all. थैंक यू सर। अभी 21 फरवरी को आईबीए की मीटिंग है, और आपको क्या लगता है कि 21 फरवरी की मीटिंग में क्या ये मैंडेट इशू रिजॉल्व हो जाएगा? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये आप जो क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन हमने आईबीए नेगोशिएटिंग कमिटी मेंबर को हम पूछे थे, दैट हियर वी फाइंड इन द नेगोशिएटिंग कमिटी टीम द चेयरमैन ऑफ द नेगोशिएटिंग कमिटी टीम हैपेंस टू बी फ्रॉम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इज एमडी एंड सीईओ. यूनियन बैंक हैज नॉट गिवन मैंडेट, स्टेट बैंक हैज नॉट गिवन मैंडेट, बैंक ऑफ बड़ौदा इज बीइंग रिप्रेजेंटेड, दे हैव नॉट गिवन मैंडेट. And IBA chairman happens to be from Punjab National Bank. They have also not given mandate. Now, whenever we ask these questions, the gentlemen, they always say that it is not our individual decision, it's the decision of the board. तो अभी तो 21 फरवरी मीटिंग हो रहा है, हमें ये जानकारी नहीं है क्या बोर्ड मीटिंग हुआ है कि नहीं. So unless the board meeting takes place and the mandate is cleared by the board and it will be sent to IBA, IBA cannot offer us mandate. अगर वो इस मीटिंग में शायद उन्होंने बोला वी विल कंसीडर मैंडेट, तो ऑन व्हाट कैपेसिटी? उन्होंने खुद ही बोला जी हमारा पास कोई इंडिविजुअल, वी डोंट हैव द पावर टू डिस्कस मैंडेट और मेक एनी स्टेटमेंट. अभी वही अगर बताएंगे वी विल कंसीडर द मैंडेट विदाउट द बोर्ड डिसीजन बीइंग एंडोर्स्ड, आई फाइंड वेरी स्ट्रेंज. सो आई डू नॉट एक्सपेक्ट द मैंडेट इशू टू बी रिजॉल्व्ड ऑन 21st. इन एनी केस एआईबीओसी विल नॉट बी टेकिंग पार्ट इन द टॉक्स ऑन 21st of February. इसका मतलब अगर जब तक मैंडेट इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है, एआईबीओसी इन मीटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगी. तो हमारा अगला सवाल है कि अभी देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक का मर्जर सरकार ने एक तरफा घोषित किया, जिसका एआईबीओसी ने विभिन्न स्तरों पर विरोध किया, सांसदों से, माननीय सांसदों से मिले और लोगों को ज्ञापन दिया. 21 दिसंबर की हड़ताल का ये एक मुख्य मुद्दा था. अभी मर्जर की क्या पोजीशन है बैंकों की, और एआईबीओसी का क्या स्टैंड है? देखिए, 17 सितंबर ये मर्जर डिसीजन अनाउंस हुआ है, माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी किए थे. इमीडिएटली आईबॉक हमने हमारा लड़ाई चालू कर दिया. तो अक्टूबर फर्स्ट वीक में हमने रिट पिटीशन फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट में. वी हैड चैलेंज द बेसिक लॉ बिकॉज वी फील दैट इट इज अ वायलेशन ऑफ द बैंकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट. जो प्रोसीडियर होना था नहीं हुआ है. तो द मैटर वॉज कमिंग अप फॉर फाइनल हियरिंग ऑन 13th of February इन दिल्ली हाई कोर्ट. लेकिन अचानक हमारे पास खबर आया कि जयपुर ने कोई संगठन ने एक केस लगा दिया, और हमने ये देखा है, वी सॉ ए वेरी पिक्यूलियरली वॉट एवर आवर रिट पिटिशन वॉज, इट वॉज ऑलमोस्ट अ कार्बन कॉपी ऑफ द सेम. ना कोई भी संगठन रिट पिटिशन लगा सकते हैं, लेकिन what we felt, but if it was another writ petition filed in some other court, normally the government and the management take advantage and they will send a transfer petition to Supreme Court. Apprehending this, we have filed a caveat on 4th of February
on behalf of IBOC and All India Vijaya Bank Officers Association. तो अचानक 8 फरवरी एक पिटीशन, ट्रांसफर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में मूव हुआ। उन्होंने पार्टी हमको नहीं बनाया, बैंक ऑफ बड़ौदा मैनेजमेंट पार्टी हमको AIBOC या AIVBO को नहीं बनाया। उन्होंने पार्टी बनाया जिन्होंने वो जयपुर हाई कोर्ट में वो पिटीशन कर लिया। तो जब हियरिंग हुआ, पता नहीं क्यों दिल्ली हाई कोर्ट में जो 2 केस था वो भी उसका ऊपर भी स्टे ऑर्डर लगा दिया। तो नाउ वी आर हैमस्ट्रंग। हमारा पास अभी ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने का, लेकिन टाइम बहुत कम है, 31 मार्च तक। तो सुप्रीम कोर्ट में वी विल डेफिनेटली फाइट आउट। वी रिपोज फुलेस्ट कॉन्फिडेंस इन सुप्रीम कोर्ट दैट विल गेट जस्टिस। बट हमको एक अपॉर्चुनिटी हम डिप्राइव्ड हो गया, क्योंकि लोअर कोर्ट में अपील कर सकते थे। अगर लोअर कोर्ट कोई भी नतीजा होगा, अगर हमारा खिलाफ भी जाता तो हमको एक ऑप्शन मिलता सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। लेकिन वी हैव बीन हैमस्टर्ड। आई डू नॉट नो व्हाट मेड द अदर एसोसिएशन फाइल दिस पिटीशन, बिकॉज अल्टीमेटली इट विल बी गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट। अगर उनको करना था सुप्रीम कोर्ट में कर सकते थे, हाई कोर्ट में, दूसरी हाई कोर्ट में क्यों किया है ये? इट इज वेरी स्ट्रेंज। Anyway, we are fighting it out. We are fighting the battle on social media, on the streets. हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास हम गए थे। हमने राहुल गांधी जी के पास गए थे। ये बैंकों का जो विलय हो रहा है, हमने कांग्रेस पार्टी के पास हम अपील किया है कि जैसे इट वाज अ डिसीजन ऑफ मैडम गांधी टू नेशनलाइज द बैंक्स in 1969, that has changed the course of the entire economic progress of the country, taking banking to the poorest of the poor, taking banking to the remotest villages. At the time of nationalization, there were only 261 branches. Now, at the end of 2018, there were almost 1,40,000 public sector bank branches. So, if the merger takes place, amalgamation takes place, there will be a sharp decrease in the number of public sector banks. Ultimately, this area will be encroached by the so-called private banks and these fintech companies, NBFCs, and ultimately a pre-nationalization situation will come where the poor will be getting bank loans, bank credit at an exorbitant rate of interest. For every service, they would have to pay a substantial amount. In the name of financial inclusion, ultimately they will be financially excluded because they have to pay certain amount for each and every transaction, which is happening through the business correspondent model. Business correspondent model is providing banking service, but at a certain cost. AIBOC had carried out a survey which clearly reveals for each transaction they have to pay certain amount, which is normally they would not have to pay if the same transaction would have been carried out in a bank branch, public sector bank branch. So, and we are also apprehensive that some of the industrial houses, they want the pre-nationalization days to be back so that they can control this financial market, especially in the semi-urban and rural areas. So it will be against the basic principle of the nationalization decision, which is based on the tenet of John Maynard Keynes had made a statement that capital should be domestic, the goods should be homespun. This was one of the basic tenet on which this nationalization concept was taken. So once again, we are witnessing an era of reverse nationalization in the 50th year of bank nationalization. Instead of opening a more number of public sector banks and bank branches, we are finding a sharp reduction going on. In every public sector bank is now reducing its number of branches, thereby depriving the common people of the basic banking services. अगर हम उत्तर प्रदेश का परिप्रेक्ष्य लें तो अभी उत्तर प्रदेश के सरकारी और राज्य केंद्र के कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए सड़क पे थे। AIBOC ने भी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया है ताकि पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लाया जाए और नई पेंशन स्कीम को हटाया जा सके। ऐसी नौबत AIBOC को क्यों आई, ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, हमने हमारा जो पंचशील ये पॉलिसी है, मुद्दे हैं, तो इसमें 2 मुद्दे हैं। एक है अपडेशन ऑफ पेंशन, रिवीजन ऑफ फैमिली पेंशन, जो हमारा सीनियर के लिए हम लड़ रहे हैं, क्योंकि दे आर लुकिंग अप टू अस टू फाइट देयर बैटल्स. At the same time, those employees and officers were joined after 2010. They are under the national pension system. And it has a defined contribution but undefined benefit. Nobody knows what will happen after 30 years, whether they will be at all getting pension. Because reports have come in that in the IL and FS
bonds. More than 20,000 crore of pension funds were invested in purchasing bonds. Now, what will happen to those bonds? What will happen? Nobody knows. In the subprime crisis, many of the pension funds were wiped out. Now, we are apprehending for our juniors who are looking up to us that we have to first start a sustained campaign against this NPS. And because people are not aware of their future, what the future holds in store, whether they will be eligible for family pension, whether they will be getting other benefits, what is the corpus, what the corpus they are looking for, because predominantly this fund is being invested in the equity markets. So nobody knows whether they will get a return or not. So we have to propagate this idea among the new generation who are not aware of this NPS. For that, we have set up a coordination committee which includes representatives from both the central governments, the insurance, the other government establishments, railways, defense. They are all coming together. We are trying to build together because the government employees and officers, they have been fighting this battle from 2004. So they have also conducted so many strikes and movements. Now we want to build up a sustained movement and establish a platform so that we can fight this this act has to be repealed. PFRD Act has to be repealed. And for that we need a sustained movement. For that we need awareness amongst the youth. So our call to the youth is that you study the NPS and you find out whether it is at all beneficial for you, because many people feel that NPS stands for no pension scheme. So unless we build up a awareness amongst the youth, and then unless we find youth coming in front to lead this movement battle forward, because we have a responsibility not only to our seniors, to also to the juniors, so that they are also entitled for a secured future. So for that we are fighting. आखिरी सवाल, नए पीढ़ी के युवा बैंकर्स, युवा बैंक अधिकारी जो AIBOC में लगभग 3,20,000 से ज्यादा की संख्या में, उनके नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, I firmly believe in the power of youth. All our affiliates are consciously inducting youth, like you. You are one of the classic examples of, you are the face of today's youth. You are so much involved in association activities. So our call to our younger generation to get yourself involved. The seniors are always there to guide you. Even they are willing to vacate their positions. AIBOC firmly believes in the principle that the youth has to be inducted in each and every tier of the organization. And we have a philosophy that all the office bearers will be serving office bearers. That is a philosophy we believe in. So with that philosophy in mind, and also to project the youth so that they can come up and carry forward the baton, to take the battle forward. So our call to the youth is that unless you fight for your rights, and AIBOC is an organization which will carry forward your aspirations, for that you have to join the forum. And we were deeply enthused by the tremendous response we got from the youth on 21st of December, where they came out in thousands throughout the country. They marched along the streets, they participated in dharnas, demonstrations, took out rallies, demanding. We feel that we were speaking their voice, whatever they were feeling, the tremendous angst and frustration among the youth because of the tremendous workload being imposed, the tremendous pressure to mis-sell in the name of cross-selling. What is going on in the banks is rampant mis-selling. So people are deeply frustrated. They want to vent out their anger. And 21st of December was one such occasion where they could vent out their vengeance on the streets. And it was a call not only to the government, to the IBA and to everyone, that today's youth are ready to fight it out. And it is a misconception that youth is not interested in association activities. Only they have to be encouraged to join. Unless they know what AIBOC stands for, what AIBOC is thinking for the youth. And we want to build a strong social media platform so that we can take our issues, reach our issues to the wide cross-section of the people, to the common man, and the youth will be in the lead to carry forward our mission. धन्यवाद। हमारे साथ से कॉमरेड सौम्या दत्ता, AIBOC की ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी। AIBOC जिसके पास 3,20,000 से ज्यादा की सदस्यता है और हमारे पास 3,20,000 से ज्यादा परिवार है। इसका मतलब हमारी AIBOC सरकार की ओर पॉजिटिव निगाह से देखती है कि हमारे मुद्दों को सुलझाया जाए। धन्यवाद। AIBOC के स्टेट सेक्रेटरी कॉमरेड दिलीप चौहान जी हैं।
हम जानेंगे कॉमरेड दिलीप चौहान जी से कि इस इतने बड़े स्टेट में इतने सारे बैंकों को साथ लेके चलने में क्या मैंडेट है एआईबीओसी का, क्या उनका स्टैंड है और मेंबर्स की क्या प्रतिक्रिया है। कॉमरेड चौहान जी, आप बताएं मेंबर्स को कि अभी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, चुनाव बहुत नजदीक है, एआईबीओसी अपने मेंबर्स को क्या मैसेज देती है और उनसे हम क्या चाहते हैं। सर, एआईबीओसी हिंदुस्तान में बैंकिंग अधिकारियों का सबसे बड़ा संगठन है। तो आप जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम लोग मुट्ठी की बात यहाँ मजबूत हैं और साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि वेज डिवीज़न में हमारी क्या डिमांड है, तो सर जो भी हम लोग बना के देते हैं चार्टर ऑफ डिमांड, हमारी यही डिमांड है कि हमारा जो वेज डिवीज़न है वो चार्टर ऑफ डिमांड के हिसाब से हो। हम किसी परसेंटेज गेम में नहीं फंसना चाहते। हमने जो लिख के दिया है, हम चाहते हैं कि उसी पे बातचीत हो, उसी के अनुसार हमारा सेटलमेंट किया है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें और उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक बैंक के अधिकारियों की बात करें तो क्या स्थिति है, उनके बीच कोई कंफ्यूजन है एआईबीओसी को लेकर? एआईबीओसी को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि अवार्ड स्टाफ की एसोसिएशन परसेंटेज गेम में फंसती हैं। 12% पे कर लीजिए, 10% पे कर लीजिए। हमारा शुरू से यही स्टैंड रहा है कि हम परसेंटेज गेम में नहीं पढ़ना चाहते। जैसा कि पूर्व में भी स्केल 1 से लेकर स्केल 7 तक के सभी अधिकारियों का एक समान वेतन समझौता हुआ है, हम उसी की मांग करते हैं। बाकी आईबीए के द्वारा ब्रोकन मैंडेट के जरिए है, स्केल 1 से 3 तक का करिए, स्केल 4 से 7 तक का वो नहीं करना चाहते, वो अलग करना चाहते हैं या उनकी मर्जी पर छोड़ना चाहते हैं। लेकिन हमारे संगठन का यही स्टैंड है, जो हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं स्वामी दत्ता जी, उन्होंने भी बिल्कुल स्पष्ट किया कि अगर हम साइन करेंगे तो सबके लिए करेंगे। सब अधिकारियों के महामंत्री हैं, उतने ही महाप्रबंधक हैं, उतने ही स्केल 1 के हैं। आईबीए हम अधिकारियों में फूट डालना चाहती है, स्केल 1 से 3 तक का कैडर और स्केल 4 से 7 तक का कैडर, तो 2 कैडर पैदा करके अधिकारियों में फूट डालना चाहती है। अधिकारी संगठन उसका सख्त विरोध करता है कि अगर हम सेटलमेंट करेंगे तो सबका एक साथ करेंगे, फुल मैंडेट के साथ करेंगे। तो दूसरा, हम लोग परफॉर्मेंस लिंक सैलरी का भी विरोध करते हैं। जो जिस प्रकार से अभी तक के वेतन समझौते होते आए हैं, हम उन्हीं आधारों पर समझौते करेंगे। हम किसी भी प्री कंडीशन या उन सब चीज़ों को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। हमारा शीर्ष नेतृत्व भी इस बात को स्पष्ट रूप से कह चुका है और हम आगे भी उसी पर कायम रहेंगे। हम 21 तारीख वाली स्ट्राइक में, जैसे हमारे महामंत्री ने भी बोला, कि हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट रहेगा कि हम ब्रोकन मैंडेट पे साइन नहीं करेंगे, हम प्रॉफिट लिंक उस पर साइन नहीं करेंगे। हम अगर साइन करेंगे तो अपनी चार्टर ऑफ डिमांड जो हमने पेश किया है, जिसके जो कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, हम उन्हीं के आधार पर बातचीत करना चाहते हैं और उन्हीं के आधार पर वेतन समझौता चाहते हैं। एआईबीओसी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष कॉमरेड पवन कुमार जी, हम पवन कुमार जी से पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है एआईबीओसी की और उनसे जानेंगे कि एआईबीओसी की क्या स्ट्रेटेजी है। पवन जी बताइए, एआईबीओसी का क्या स्टैंड है प्रेजेंट सिनेरियो में और उत्तर प्रदेश इस मामले में कैसे महत्वपूर्ण है? देखिए, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज़्यादा शाखाएं, सबसे ज़्यादा सदस्य। आईबॉक का स्टैंड पूरे हिंदुस्तान में एक ही है। हमें अपने पंचशील सिद्धांत पर वेज रिवीजन की बात करनी है। पंचशील सिद्धांत है अनकंडीशनल मैंडेट नंबर 1, नंबर 2 डिस्कशन एज पर आवर चार्टर ऑफ डिमांड, नंबर 3 पेंशन अपडेटेशन एंड रिवीजन इन फैमिली पेंशन, नंबर 4 5 डे वीक एंड नंबर 5 रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स। ये सैलरी रिवीजन का हमारा पंचशील सिद्धांत है जो हमारे महासचिव स्वामी दत्ता ने दिया है। हम इन सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अपने मेंबर्स को समझा रहे हैं। इन्हीं सिद्धांतों पे हम वेज रिवीजन करने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा संख्या लेके चलेगा, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आईबॉक को उत्तर प्रदेश से ही मिलती है और मिलती रहेगी। धन्यवाद। आपने देखा और आपने सुना एआईबीओसी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी को, स्टेट प्रेसिडेंट को और स्टेट सेक्रेटरी को। आपने देखा कि एआईबीओसी की एकता चट्टानी एकता है और स्ट्रांग डिसीजन है टुवर्ड्स वेज सेटलमेंट, टुवर्ड्स मर्जर, टुवर्ड्स एनपीएस। और अब हमें देखना है कि हमारे मेंबर्स क्या सोचते हैं और हमें अपने मेंबर से चट्टानी एकता की भी उम्मीद है और हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि हमारे मांगों पर पॉजिटिवली वो गौर करे और हमारी मांगों को सुने। धन्यवाद।